जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अब बुलेटिन में विस्तार से खबरें लेंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर नजर डाल देते हैं कि पंजाब हरियाणा हिमाचल पर कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। सबसे पहली बड़ी खबर है एसपी के परस्पर विरोधी बयान। जी हां, पठानकोट आतंकी हमले पर लगातार जो है अपडेट्स आ रहे हैं और अब जो है एसपी सलविंदर का जो बयान आया है उस पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है। आतंकी हमले पर दरगाह संचालक का बड़ा खुलासा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर से पहले कभी भी एसपी साहब दरगाह नहीं आए हैं। वहीं सलविंदर ने कहा था कि वो दरगाह आते जाते रहते हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल कहीं ना कहीं एसपी पर खड़ा हो रहा है। हालांकि एनआईए पूरी जांच कर रही है और जांच के बाद ही कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये सामने आ जाएगा। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दूसरी बड़ी खबर है 2 संदिग्धों को देखा गया है गुरदासपुर तिब्बरी कैंट में, आर्मी की ड्रेस में दिखाई दिए हैं। उसके बाद से जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, पुलिस मुस्तैद है और तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ सेना के जितने भी एरियाज है वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया था, पूछताछ उससे की गई, उसके बाद उसे रिहा कर दिया गया है। हालांकि खबरें यह भी आ रही है कि सीमावर्ती इलाके में 5 आतंकियों के घुसने की आशंका जाहिर की जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। क्या खुलासा करेंगे जगतार सिंह तारा? बेअंत सिंह हत्या मामले में नया मोड़ आया है। हत्याकांड में सजायाफ्ता जगतार सिंह ने वकील लेने से इनकार कर दिया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अदालतों पर उनको जो है अब भरोसा नहीं है, लेकिन अब जो है फरवरी में इसकी अगली सुनवाई होनी है। अगली बड़ी खबर हिमाचल से है। आपको बता दें कि आज जो है किस्मत का फैसला हो सकता है, क्योंकि आज जिला परिषदों और पंचायत समितियों के नतीजे आएंगे। 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है। तमाम जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार हिमाचल में अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और महिलाएं जो हैं वो आगे दिख रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा से ये बड़ी खबर है। हरियाणा में निवेश को लेकर चर्चा होने वाली है। आज एक डेलीगेशन जो है इंडो कनाडा का वो सीएम खट्टर से मिलेगा। आपको बता दें कि एक अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि मार्च में हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होने वाला है। उससे पहले जो है कहीं ना कहीं नए जो निवेश की जो संभावनाएं हैं उन पर चर्चा की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तफसील से खबरें लेते हैं। डिटेल्स आपको तमाम बड़ी खबरों के दे देते हैं। पठानकोट से शुरुआत करेंगे। पठानकोट आतंकी हमले के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। इसी दौरान गुरदासपुर के तिब्बरी कैंट में आर्मी की यूनिफॉर्म में 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जिनकी तलाश जारी है। बुधवार को गुरदासपुर के तिब्बरी कैंट इलाके में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब खेत में 2 संदिग्धों के दिखाई देने की खबर सामने आई। पठानकोट आतंकी हमले के चलते सुरक्षा व्यवस्था पहले ही चाक चौबंद है। उस पर 2 संदिग्धों के दिखाई देने की खबर ने सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अमले के कान खड़े कर दिए। नाके लगाकर सभी वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है और पुलिस अब गुरदासपुर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। इस बारे में लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह का कहना है कि पुलिस ने नजर रखी हुई है। There is some information. It is police and army are looking into it. You would be aware that every day there are 2 or 3 such informations. Like yesterday near Manihari, some people were apprehended. Then they are screened and checked out. So it's known. It is being checked out. You can't link it to these people. 2 और संदिग्धों के दिखाई देने की खबर से आसपास के इलाके में लोग सहम गए हैं और अब पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजन गोसाई, जी मीडिया, गुरदासपुर। तो कहीं आतंक के पैरों के निशान तो कहीं घुसपैठ। जी हां, अब कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ का वीडियो सामने आया है। हालांकि सेना ने घुसपैठ की पुष्टि नहीं की है और जी मीडिया भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कहीं आतंक के पैरों के निशान तो कहीं तस्वीरों में कैद ये दहशत बयां करने के लिए काफी है कि देश पर किस कदर आतंक का साया मंडरा रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें कुछ धुंधली नजर आती हैं,
लेकिन माना यही जा रहा है कि ये वीडियो कश्मीर में LOC के पास घुसपैठ की है। ये वीडियो 1 महीने पहले की बताई जा रही है, जिसमें कुछ लोग घुसपैठ करते देखे जा सकते हैं। इनकी गिनती करीब 10 है। कैसे एक के बाद एक ये लाइन बनाकर घुसपैठ कर रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे ये लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं। इन्होंने वर्दी पहन रखी है। हालांकि सेना ने इस घुसपैठ की पुष्टि नहीं की है और जी मीडिया भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैसे इस वक्त LOC पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है और पठानकोट हमले के बाद से मुस्तैदी और बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो आतंकियों का सबसे पहला शिकार था और सबसे बड़ा गवाह भी है, लेकिन अब सवालों के घेरे में है। हम बात कर रहे हैं SP सलविंदर सिंह और उनके साथियों की, जो आतंकियों के चुंगल से सुरक्षित बच गया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये पूरी वारदात कोई साजिश है या फिर ये महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि उनके परस्पर विरोधी बयान भी सामने आ रहे हैं। दिन 31 दिसंबर 2015, वक्त रात के 9 बजे। इसी वक्त गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह अपने साथियों के साथ दरगाह पर थे। ये कहना है दरगाह के संचालक का। दरगाह संचालक के मुताबिक SP सलविंदर सिंह रात करीब 9 बजे दरगाह पर गए और करीब आधा घंटा वहां रुके भी और रात 9:30 बजे वहां से चले गए। हाँ सर, वो पहली बार ही आया सर। जी सर। और सर 9 करीब को पहुंचे सर, उन्होंने चाय चुई पी थी सर, 9:30 बजे तक चल गए। जी सर। दिन 31 दिसंबर 2015, वक्त रात के 11:30 बजे। इसी वक्त SP सलविंदर सिंह, उनके 2 साथियों और उनकी नीली बत्ती लगी SUV को हाईजैक किया गया। मतलब आप सारे वापस आਉਂਦੇ ਕੋਨੀ ਮੋੜ ਸਾਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਕਰੋ, उस वक्त पता लग गया भी टेररिस्ट है ने। उन्हें मैंने पीछे सुटता, नाल ही मेरा दबोच लिया, सानू दबोच के थले रखता। SP सलविंदर सिंह के मुताबिक वो पठानकोट के गांव तलूर में एक दरगाह पर माथा टेकने गए थे और रात को वहीं से वापस आ रहे थे, लेकिन सवाल से जवाब निकल रहे हैं और उन जवाबों से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। पठानकोट के जिस कोहनिया मोड़ पर SP की गाड़ी को हाईजैक किया गया, वो जगह दरगाह से करीब 14 से 15 किलोमीटर दूर है और ये दूरी तय करने में करीब आधा घंटा लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर SP और उनके साथी दरगाह से रात 9:30 बजे निकल गए थे, तो उनको कोहनिया वाले मोड़ पर पहुंचने में इतनी देर क्यों लग गई? और सर 9 करीब को पहुंचे सर, उन्होंने चाय चुई पी थी सर, 9:30 बजे तक चल गए। जी सर। जी सर। यही नहीं, दरगाह के संचालक के मुताबिक SP वहां पहली बार आए थे, लेकिन SP का कुक सुबह भी वहां गया था और वो भी एक शख्स के साथ। लेकिन क्यों, ये भी सवाल है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कौन सी और इस तो बाद किधर ਨੂੰ गए? और सर एक मौसा जी हमारे सर और साहब थे, और सर एक आदमी था, और ये 3 आदमी थे। जी सर। पठानकोट हमले के बाद हर तरफ छाए आतंक का सलविंदर सिंह सबसे पहला शिकार हैं और गवाह भी। लेकिन फिलहाल SP सलविंदर पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आतंकी अलर्ट और संवेदनशील सरहदी इलाके में SP बिना हथियार लिए नीली बत्ती वाली गाड़ी लेकर क्यों घूम रहे थे, और वो भी बिना सरकारी ड्राइवर के, अपने दोस्त के साथ। BS तो इधर ही थे, लेकिन मैंने साथ नहीं लेके गया। धार्मिक जगह पर जाने के लिए ये जरूरी नहीं था, मैंने नहीं समझा ठीक कि धार्मिक जगह जाने के लिए ऐसा काम किया जाए। इसके अलावा सलविंदर सिंह और उनके दोस्त राजेश की कॉल डिटेल से भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौत के सौदागरों ने SP और उनके दोनों साथियों को क्या सोचकर जिंदा छोड़ दिया। SP सलविंदर सिंह के आतंकियों के गिरफ्त में जाने और फिर रिहा हो जाने के पीछे क्या कोई साजिश है, या फिर ये महज एक इत्तेफाक है कि आतंकियों ने सलविंदर को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। राजन गोसाई, जी मीडिया, पठानकोट। पठानकोट आतंकी हमले की जांच NIA ने शुरू कर दी है। NIA की टीम ने बमलिया गांव का दौरा भी किया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री बादल ने NIA की जांच सामने आने के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच का जिम्मा NIA को सौंप दिया गया है।
जांच एजेंसी भी मामले की जांच के लिए पठानकोट पहुंच चुकी है और जांच शुरू हो गई है। एनआईए इस आतंकी साजिश से जुड़ी जगहों का मुआयना कर रही है और अलग अलग कड़ियों को जोड़ रही है। एनआईए की जांच पर काफी कुछ निर्भर करेगा। आतंकियों ने जिस एसपी को किडनैप किया था, उसे लेकर भी एनआईए टीम घटनास्थल पर गई। पंजाब के डिप्टी सीएम ने एनआईए की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई एक्शन लेने की बात कही है। एनआईए उन्हें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो एनआईए की रिपोर्ट आई, देन वी विल अकॉर्डिंगली टेक अ डिसीजन व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। एनआईए ने बबियाल गांव का भी दौरा किया, जो पाक से सटा हुआ है। एनआईए की जांच रिपोर्ट पर निगाहें टिकी हैं। उस रिपोर्ट के बाद कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ पठानकोट से अजय महाजन, सी मीडिया। इस बीच पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने भी पठानकोट आतंकी हमले में अलर्टनेस को लेकर पल्ला झाड़ते हुए ठीकरा केंद्र पर फोड़ा है। सुखबीर बादल ने कहा कि आईबी से कोई इनपुट नहीं मिला, बल्कि हमने आईबी और केंद्र सरकार को इनपुट दिया। पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों के हमले से निपटने में कहां चूक हुई, इस बात की जांच और मंथन शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री भी चूक की बात स्वीकार रहे हैं। वहीं इस बाबत जब पंजाब के डिप्टी सीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरा ऑपरेशन केंद्र के हाथ में था और रक्षा मंत्री ही बेहतर बता सकते हैं। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਟਰ ਕਾਰਡਨ ਸੀ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ डिटेल रक्षा मंत्री ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ पता है। सो ही इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे के बयान पर भी सुखबीर बादल ने पलटवार किया है। लगता है ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। नो वांट टू कमेंट ऑन दैट। सुखबीर बादल बेशक केंद्र पर जिम्मेदारी डालकर बच रहे हों, लेकिन पंजाब के सरहदी जिलों में बढ़ते आतंकी हमले चिंता बढ़ाने वाले हैं। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। उधर सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार से पंजाब के बॉर्डर पर बीएसएफ को बढ़ाए जाने की मांग की है। सुखबीर बादल ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरह पंजाब बॉर्डर पर भी बीएसएफ को बढ़ाया जाए। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का दावा है कि आईबी और केंद्र को हमने सही समय पर आतंकियों के बारे में सटीक जानकारी दी थी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले ने पंजाब सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सूबे के डिप्टी सीएम की माने तो आतंकी अपना फोकस जम्मू कश्मीर से पंजाब की तरफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना की भारी मौजूदगी है। इसलिए आतंकी पंजाब में गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। उन्होंने केंद्र से बॉर्डर पर और ज्यादा जवानों की तैनाती की मांग की है। बॉर्डर हैज टू बी सील्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि पंजाब पुलिस की ਉਹਦੀ जुरिडिक्शन नहीं है। जिन्नी लेवल ऑफ पुलिसिंग बीएसएफ ਦੀ सिक्योरिटी नैटवर्क है जम्मू कश्मीर ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2-3 इंसीडेंट हो गया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ इंक्रीज करना चाहिए पंजाब ਦਾ एरिया आल्सो। पंजाब सरकार आतंकी हमलों से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है, इस पर उप मुख्यमंत्री ने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करने की बात कही है। फर्स्ट लाइन तो बीएसएफ दी है, सेकंड लाइन वी आर ऑन दैट रीजन के अंदर ਅਸੀਂ अपनी कमांडो बटालियन भी उसे पोस्ट कर रहे हैं, इंटैलीजेंस का आईजी भी उसे पोस्ट कर रहे हैं, दैन वी आर स्वॉट टीम्स भी उसे लगा रहे हैं, सो उस डिस्ट्रिक्ट में ਅਸੀਂ सिक्योर कर सकिए। पंजाब बॉर्डर पर जवानों की तादाद बढ़ाने के साथ सूचना तंत्र को मजबूत करना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस पूरे हमले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन देश ने 7 सपूत खोए हैं इस पूरे हमले में। शहीद गुरसेवक के परिजनों से मिलने अंबाला पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसकी सियासी गलियारों में निंदा शुरू हो गई है। बयान शहीद के परिवार को दी गई 20 लाख रुपए की मदद राशि को लेकर खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शहीद गुरसेवक सिंह के परिजनों से मिलने अंबाला पहुंचे और यहां एक विवादित बयान दे बैठे। रामूवालिया ने शहीद के परिवार को दी गई 20 लाख रुपए की मदद राशि को लेकर कहा कि 2-2 करोड़ रुपए में तो पंजाब के मोगा और फिरोजपुर में पशु बिक जाते हैं। रामूवालिया के मुताबिक उन्हें उस बात से दुख हुआ है कि हरियाणा जैसे बड़े राज्य ने शहीद के परिजनों को महज 20 लाख रुपए की मदद राशि दी। तो 20 लाख रुपया तो मोगा में, फिरोजपुर में कुछ ऐसे पशु भी हैं जो 2-2 करोड़ के बिक गए।
रामूवालिया के इस बयान की सियासी गलियारों में निंदा हो रही है। रामूवालिया साहब ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋਕਰਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। शहीदों पर रामूवालिया के बयान को विरोधी शर्मनाक करार दे रहे हैं, क्योंकि शहीदों को मिलने वाली राहत का कोई मोल नहीं होता। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। बेअंत सिंह हत्याकांड में सजा याफ्ता जगतार सिंह तारा ने वकील लेने से इनकार कर दिया है। तारा का कहना है कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है। साथ ही तारा ने अगली सुनवाई के दौरान कोई बड़ा खुलासा करने के संकेत दिए। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी जगतार सिंह तारा ने इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया है। बुड़ैल में जेल के अंदर सुनवाई के दौरान तारा ने लेटर देकर कहा कि वो अपने केस की पैरवी नहीं करना चाहता और न ही वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकील करेगा। इसके साथ ही तारा ने ये भी संकेत दिए हैं कि वो अपनी अगली सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट करेगा पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में उसकी क्या भूमिका थी। उन्होंने आज जज साहब को कह दिता है कि मैं आपका केस छेड़ा है क्योंकि मैनू इंडियन जुडिशरी उपर ट्रस्ट नहीं हैगा। मैं आपदे आप नू डिफेंड नहीं करना चाहता, ना ही मैं आपदे बचाव विच कोई गल कहना चाहना। इस करके मैं अपना केस लड़ना नहीं चाहता ते ना ही मेरे वालों कोई वकील अदालत विच बचाव पक्ष लई पेश होवेगा। तुसीं जो भी फैसला देवोगे मैनू परवान होवेगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को है। नेहा सलारिया के साथ न्यूज़ एक्स रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज काफी अहम दिन है। आज जिला परिषदों और पंचायत समितियों के नतीजों का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 8:30 बजे के बाद से जो है मतगणना शुरू कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में प्रधानों, उप प्रधानों और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद आज जिला परिषद और पंचायती समितियों के नतीजे भी सामने आएंगे। 3 दौर के चुनाव में इन पार्टियों के लिए भी मतदाता मतदान कर चुके हैं। अब सिर्फ इनके भाग्य का फैसला आना है। आज सभी ब्लॉक मुख्यालयों में सुबह 8:30 बजे के बाद पदों के लिए मतगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियों को अंजाम दे दिया है। ब्लॉक मुख्यालयों में जहां सुबह से ही उम्मीदवारों की भीड़ जुटेगी, उनके समर्थक भी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ज्यादातर ने तो अपनी जीत और हार का आकलन भी कर लिया है, क्योंकि पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के साथ ही इनके लिए भी वोटिंग हुई है। लिहाजा उनके चुनाव नतीजे से कई बातें साफ हो जाती हैं। आज इनके चुनाव नतीजे दोपहर तक सामने आने की संभावना है। मतगणना के लिए कर्मचारियों को संभावित ब्लॉकों में भेज दिया गया है, जो कि बुधवार शाम को ही निर्धारित ब्लॉक मुख्यालयों में पहुंच गए थे। पंचायत समिति और जिला परिषद की मतगणना होनी है ताकि मतगणना कार्य हमारा सुचारू रूप से चल पड़े। सभी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं और अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। उधर पंचायती चुनाव के बाद पर्यवेक्षकों ने बुधवार को राज्य चुनाव आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट भेज दी है। फिलहाल आज साफ हो जाएगा कि पंचायती चुनाव में किसका पल्ला भारी रहा। इन चुनावों को कांग्रेस और बीजेपी सन 2017 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रही है। राज कौशल, जी मीडिया, जंजैली। आगे बढ़ते हैं, पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट मामले में सच्चाई की तह तक जाने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स विजिलेंस से ले लिए हैं। माना जा रहा है कि अगर गैर कानूनी तथ्य पाए गए तो सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है।
पंचकुला में हुए इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। विजिलेंस सूत्रों की माने तो दिसंबर महीने के अंत में ही सीबीआई ने विजिलेंस से इस मामले का तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश हरियाणा सरकार की ओर से की गई थी। हालांकि सीबीआई की सिफारिश और एफआईआर को पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है, लेकिन हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हुड्डा साहब, जिन फैसलों के कारण से आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, ये तो आपने अपने हाथ से लिए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, कहीं भी बदले की भावना से कार्रवाई करने की मन में एक लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। लेकिन कोई दोषी पाया गया, उसको त्वरित उसको न्याय, यानी कि दोषी पाया जाता तो न्याय किस प्रकार का होगा? न्याय तो उसी को सजा मिलती है, उसको भी न्याय कहते हैं हम। त्वरित न्याय इस तरह के मामले में हो, ये प्रयास हमारी सरकार का है। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट पिछली हुड्डा सरकार के दौरान आवंटित हुए थे। उस वक्त के मुख्यमंत्री हुड्डा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने नियमों को दरकिनार कर अपने चहेतों को प्लॉट आवंटित किए। मामले में हरियाणा की खट्टर सरकार ने विजिलेंस जांच बैठाई और उसकी रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और अब सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कश्मीरी सिनेमा को बढ़ावा देने की मांग एक बार फिर से तेज होने लगी है। 90 के दशक में आतंक के काले साए ने इस क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन फिल्म मेकर और युवा एक बार फिर से कश्मीरी सिनेमा को गुलजार करने की अपील कर रहे हैं। 90 के दशक में आतंक के दौर ने कश्मीर के सिनेमा को बड़ा धक्का पहुंचाया है। यही वजह है कि आज भी कश्मीर का सिने जगत उससे उबर नहीं पाया है। इक्का दुक्का फिल्म फेस्टिवल का आयोजन और थिएटर ही उसे जिंदा रखे हुए है। कश्मीरी फिल्म मेकर चाहते हैं कि सिनेमा के जरिए प्रदेश के कल्चर को मजबूत किया जाए। अभी यहाँ पे एक वेव शुरू हुई है कि लोग फिल्में बनाना शुरू करी है लोगों ने, तो मुझे लगता है अगर ऐसे फिल्में बनी, कम से कम लोग अपनी फिल्में तो देख सकते हैं, हमारे कल्चर में क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसकी अक्कासी हो सकती है। कला प्रेमी और युवा भी कश्मीरी सेना को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि मॉडर्न वर्ल्ड में सिनेमा अपनी आवाज को बुलंद करने का तरीका है। तो ये एक मॉडर्न एरा है। जब हम उस एरा के साथ चल रहे हैं तो ये जरूरी है कि हमें सिनेमा के साथ चलना है, हमें ऐसी एक्टिविटीज के साथ चलना है कि जो हमारी वॉइस के लिए एक स्टेज बन सके। सिनेमा के बगैर तो कश्मीर मुकम्मल नहीं हो सकता फ्यूचर के लिए, और हमें ये लगता है कि अगर ईरान इतनी बढ़िया फिल्में बना सकता है तो हम कश्मीरी क्यों नहीं बना सकते। आतंकवाद ने कश्मीर की कला को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उस जमाने के सिनेमा हॉल या तो बंद हो चुके हैं या फिर अस्पताल और मॉल्स में तब्दील हो चुके हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। चलिए अब आपके काम की खबर। सरकार ने क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है। यानी अब अगर आपको दवा खरीदनी है तो स्टोर जाना ही होगा। हालांकि ये रोक अस्थायी है, लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहे ऑनलाइन फार्मेसी को इससे झटका लग सकता है। देश में तेजी से लोकप्रिय हो रही ऑनलाइन फार्मेसी पर सरकार ने रोक लगा दी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर अस्थायी तौर पर पाबंदी लगाई है। DCGI ने राज्यों के ड्रग इंस्पेक्टर्स को दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर कड़ी नजर रखने को कहा है। आदेश का उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन दवा कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई का भी आदेश दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री को ऑनलाइन बेची जा रही दवाइयों की क्वालिटी से जुड़ी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसके बाद पिछले साल जुलाई में सरकार ने एक सब कमेटी बनाई थी, जिसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में पिछले साल अक्टूबर में देश भर के दवा दुकानदारों ने हड़ताल भी की थी। दरअसल मौजूदा फार्मेसी एक्ट के तहत सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही दवाएं बेच सकते हैं। मौजूदा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दवाओं की होम डिलीवरी नहीं की जा सकती। हालांकि ऑनलाइन फार्मेसी की भारत में अभी शुरुआत ही हुई थी, लेकिन उद्योग संगठन फिक्की के एक अनुमान के मुताबिक अगर इसे रेगुलेट किया जाता है तो कुल दवाओं की बिक्री का 5 से 15% मार्केट पर कब्जा कर सकता है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक भारत में दवाओं का सालाना कारोबार $2000 करोड़ का है, जबकि अगले 5 साल तक इसमें 20% की ग्रोथ का अनुमान है।
सरकार अब ऑनलाइन फार्मेसी पर अंतिम फैसला सब कमेटी की सिफारिशों के बाद ही लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंडीगढ़ में नगर निगम के मेयर पद के लिए 8 जनवरी को चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने मेयर पद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पिछले 15 साल में बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में इस बार उसकी कोशिश है कि 15 साल के बनवास को खत्म कर ले वो। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि वो अपना रिकॉर्ड इस बार भी टूटने नहीं देगी। 8 जनवरी बीजेपी और कांग्रेस की चंडीगढ़ इकाई के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि इस दिन नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं। दोनों पार्टियों का दावा है कि इस बार उनका मेयर बनेगा। दोनों सियासी दलों के दावे सुनने से पहले चंडीगढ़ नगर निगम के सियासी समीकरण पर नजर डालते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। इनमें से 13 पार्षद बीजेपी के हैं, जबकि 2 अकाली दल के। कांग्रेस के 8 पार्षद हैं और बीएसपी के 2। 1 आजाद पार्षद और 9 नॉमिनेटेड काउंसलर हैं, जिन्हें राज्यपाल 5 साल के लिए चुनते हैं। मेयर के चुनाव में 1 वोट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। कुल मिलाकर 36 वोट डाले जाने हैं और जीतने के लिए 19 मतों की जरूरत है। इस वक्त बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन है, इस लिहाज से बीजेपी के पास 15 पार्षद हो गए हैं, जबकि चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी बीजेपी के ही पक्ष में वोट डालेंगी। इस तरह से बीजेपी के खाते में 16 मत पहले से ही आ चुके हैं। अब बीजेपी को जीतने के लिए सिर्फ 3 वोट की जरूरत है। बीजेपी को उम्मीद है कि नॉमिनेटेड काउंसलर भी उनके पक्ष में वोट देंगे और मेयर पद के लिए 15 साल से चला आ रहा बीजेपी का वनवास खत्म हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के पास हालांकि सिर्फ 8 काउंसलर हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जीत उन्हें ही मिलेगी और एक बार फिर मेयर की कुर्सी पर कांग्रेस का उम्मीदवार बैठेगा। लेकिन जो इलेक्शन में एक तरह से हर एक के पास जाना, वोट लेना, वो हम लोग कर रहे हैं। नॉमिनेटेड के पास भी गए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे मेयर चुनाव के अंदर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और हम लोगों को नॉमिनेटेड का वोट भी मिलेगा, दूसरे लोगों का वोट भी मिलेगा जो बीएसपी और इंडिपेंडेंट है। हर कार्यकर्ता एक होप के साथ मेरी तरफ देख रहा है, तो मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से मेरे पार्टी के काउंसलर्स, मेरे कार्यकर्ता, मेरी लीडरशिप जिस प्रकार से लगे हैं, तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि 2016 में पार्टी का जो 15 साल का कारपोरेशन में बनवास है वो खत्म होने जा रहा है। भले ही इस वक्त बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा हो, लेकिन गुटबाजी बीजेपी के लिए बड़ी समस्या रही है और यही वजह है कि पिछले चुनावों में बीजेपी के पार्षद कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी एकजुट होने की बात कह रही है। पार्टी के सारे जो हमारे काउंसलर्स हैं वो एकजुट, हम लोग सब लोगों के घर जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। कल रात भी हम लोग 4 काउंसलर्स के घर में जाके आए हैं और सारे मेरे काउंसलर मेरे साथ गए हैं और उनके साथ बातचीत भी हुई है। हम कांग्रेस के 8 काउंसलर एकजुट हैं और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारे जो तीनों कैंडिडेट हैं, मुकेश बसी जी और दर्शन गर्ग और गुरबख्श रावत जी, तीनों पूरे कॉन्फिडेंस का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरी टीम उनके साथ हम लोग हैं। सुभाष चावला जी हमारे फॉर्मर मेयर हैं, पूनम शर्मा जी हैं अभी जो मेयर हैं प्रेजेंट, और लोग जो हमारे साथी हैं, साथ में शीला देवी जी हैं जो हमारे और काउंसलर हैं, हरफुल कल्याण जी हैं। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में क्या बीजेपी 15 साल का वनवास खत्म कर पाएगी या फिर कांग्रेस मेयर पद पर फिर से कब्जा जमाएगी? दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन 8 जनवरी को ही साफ हो सकेगा कि चंडीगढ़ नगर निगम की बाजी कौन मारता है। नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़।